Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the regional circulation, जिसमें भी हमने स्पेसिफिकली कोरोनरी सर्कुलेशन को देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेरिब्रल सर्कुलेशन की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि हमने देखा था कि चाहे हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन हो, सेरिब्रल सर्कुलेशन हो, कैपिलरी सर्कुलेशन हो, फीटल सर्कुलेशन हो, जितने भी मैंने टाइप आपको बताए थे, दे ऑल आर दी टाइप ऑफ रीजनल सर्कुलेशन। रीजनल सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन से ब्लड का फ्लो होना। तो यहाँ पर जैसे कि वर्ड है सेरिब्रल सर्कुलेशन, सेरिब्रल निकला हमारे ब्रेन से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, सेरिब्रम हो गया। तो सेरिब्रल टोटल रिलेटेड है ब्रेन से, और सर्कुलेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, टोटली रिलेटेड विथ ब्लड फ्लो या ब्लड का सर्कुलेशन। तो इसका मतलब क्या होगा? इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ब्रेन। ब्रेन के थ्रू, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल है वहां से जो ब्लड का फ्लो हो रहा, उसे हम बोल रहे हैं सेरिब्रल सर्कुलेशन। और ये जो सर्कुलेशन है, ब्लड का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कर सकें और वहाँ की जो भी सेल हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर ब्रेन की सेल, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें, जिंदा रह सकें। स्पेसिफिकली जो हमारे पूरे सिग्नल है ना, ब्रेन ही हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा, तो वो सारी चीज़ें हो सकें। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। स्पेस कम थी, आप न्यूट्रिएंट्स भी लिख लेना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि ब्रेन है कंट्रोल, या फिर आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ द बॉडी। ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहा, पूरी नर्व इम्पल्सेस के थ्रू। तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कॉन्टीन्यूसली चाहिए। अगर इस ब्लड की सप्लाई 5 सेकेंड के लिए भी रुकती है, मीन्स द स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन फॉर 5 सेकेंड, क्या कर सकता है? इट लीड टू अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि ब्रेन सेल डेड हो जाएंगी, वही नर्व इम्पल्स वो कर रही थी, है ना, प्रोड्यूस कर रही थी, सिग्नल प्रोड्यूस कर रही थी, जिससे हम सोच पा रहे थे, समझ पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर सप्लाई स्टॉपेज हो गई है, फंक्शनिंग रुक जाएंगी, इम्पल्सेस रुक जाएंगी, पर्सन बेहोश हो जाएगा। और अगर चलो 5 सेकेंड तो ठीक है, उसके बाद रिस्टोर हो गया तो सब सही है, फिर से वापस रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूसली जो सप्लाई है वो 5 मिनट्स तक के लिए रुकती है, सो इट लीड टू इररिपेयरेबल डैमेज टू ब्रेन सेल, यानी कि जो ब्रेन सेल है उनमें ऐसा डैमेज होगा जो कि इररिपेयरेबल है, आप उसे रिपेयर नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो कॉमा और डेथ में रिजल्ट करती हैं। यूजुअली डेथ और कॉमा, यहाँ तो डेथ भी हो ही जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कॉन्टीन्यूसली ब्लड की सप्लाई चाहिए। इसके बाद जैसे हमने कोरोनरी में भी देखा था कि वहाँ पर कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही थी, सेम है सेरिब्रल सर्कुलेशन। तो सेरिब्रल आर्टरी तो रहेंगी, लेकिन जो मेन ब्रांचेस हैं दैट आर बेसिलर आर्टरी। तो भाई हम सेरिब्रल वेसल देखेंगे और नॉर्मल ब्लड फ्लो देखेंगे। पहली चीज़ है बेसिलर आर्टरी, जो कि बनती है आपकी राइट वर्टिब्रल आर्टरी प्लस लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। अगर हम राइट वर्टिब्रल आर्टरी की बात करें तो ये होती है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस। वहीं पर अगर हम लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी की बात करें तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस ये होती हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में मिलकर राइट वर्टिब्रल, लेफ्ट वर्टिब्रल दोनों मिलकर बनाती हैं बेसिलर आर्टरी। फिर इनसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। साथ ही साथ हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, चाहे वो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो या फिर लेफ्ट, इसकी भी ब्रांचेस निकलती हैं और ये फॉर्म करती है सर्किल ऑफ विलिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, फिर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। इस तरीके से अगर आप लोगों ने डायग्राम करके इसको देखा हो सर्किल ऑफ विलिस का, एक हम ईजी डायग्राम बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से बन जाता है। यहाँ से आती है बेसिलर, ये हो गई मान लो राइट वर्टिब्रल, लेफ्ट वर्टिब्रल, इनने बेसिलर बनाया, फिर यहाँ गई, यहाँ से ये हम देखें तो राइट एंटीरियर सेरिब्रल, लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल, ये बहुत सारी आर्टरी मिलके एक बनाती हैं सर्किल ऑफ विलिस, और यही सप्लाई करता है ब्रेन को। तो मेनली कौन कौन सी हैं? बेसिलर और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सर्किल ऑफ विलिस हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेन रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 750 to 800 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट। हर मिनट में ब्रेन को लगभग 700 से लेके 800 मिलीलीटर ब्लड चाहिए। और अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो ये होता है कार्डियक आउटपुट का 15 to 16%, क्योंकि जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट हमने देखा था दैट इज़ 5 लीटर पर मिनट या 5000 मिलीलीटर पर मिनट, तो उसका कितना 15%। इससे भी ज़्यादा ये होता है सेकेंड लार्जेस्ट परसेंटेज जो कार्डियक आउटपुट का रिसीव कर रहा।
इससे भी ज़्यादा जो रिसीव करता है ऑलमोस्ट 20 to 25%, वो होता है लिवर। लिवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट रिसीव करता है। कितना परसेंट? 20 to 25%। तो ऑक्सीजन की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिसीव करेगा वो होगा लिवर, उसके बाद जो होता है दैट इज़ ब्रेन। तो सबसे ज़्यादा लिवर में, उसके बाद ब्रेन में। रीज़न ये है कि लिवर में होती है मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसके साथ साथ ये होता है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना। वेट होता है 1.3 kg, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्रेन में। अगर हम अमाउंट की बात करें, लेकिन नीड की अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ब्रेन को ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखो अगर लिवर में 5 सेकेंड के लिए ब्लड सप्लाई नहीं भी हुई तब भी बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं रुकनी, यूजुअली चीज़ें चलनी हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 5 सेकेंड में ही पर्सन अनकॉन्शियस हो रहा, क्योंकि ये नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा। तो अगर नीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रेन को, अमाउंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिवर में। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सेरिब्रल सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज ऑटो रेगुलेशन। तो जैसे कि हमने इस स्पेसिफिक पॉइंट को कोरोनरी सर्कुलेशन में भी कवर किया था, और उसी में मैंने बताया था, जैसे का इसका नेम इंडिकेट करता है, ऑटो एंड रेगुलेशन। ऑटो मीन्स खुद से खुद को रेगुलेट करने की जो एबिलिटी है, जो प्रोसेस है। तो ऑटो रेगुलेशन का क्या मतलब होगा? ब्रेन्स ओन एबिलिटी टू कंट्रोल दिस फ्लो, है ना, जो पर्टिकुलरली ब्रेन से फ्लो हो रहा है ना, सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो ये ब्रेन की खुद की एबिलिटी रहेगी कि अगर मान लो ये सर्कुलेशन डिक्रीज है तो ब्रेन इसे इंक्रीज भी कर सकता है, और अगर ये इंक्रीज है तो समटाइम्स इसे डिक्रीज भी कर सकता है। दैट इज ऑटो रेगुलेशन। लेकिन यहाँ पर खुद जो ऑटो रेगुलेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खुद डिपेंड करता है आपके सेरिब्रल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पर। सेरिब्रल वैस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये मान लो हमारी सेरिब्रल ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा, तो जो रेजिस्टेंस इस ब्लड फ्लो में लगेगा, तो ये जो आपकी बॉल हो गई सेरिब्रल ब्लड वेसल की, यही इस पर एक रेजिस्टेंस लगाती हैं। इन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब आपका ये जो सेरिब्रल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, ये जितना ज़्यादा होता है ब्लड फ्लो उतना ही डिक्रीज होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस उसको रोक रहा, और आपका रेजिस्टेंस जितना कम है और ये ब्लड फ्लो उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन ब्रेन, अगर हम देखें ये जो रेजिस्टेंस है किसको? ब्लड फ्लो को इन ब्रेन ऑफर्ड बाय, एक किस से लगता है? पहली चीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब है क्रेनियल कैविटी के अंदर जो प्रेशर है। दूसरी चीज CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, मीन्स जो हमने CSF देखा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड फ्लो होता है, वो भी एक प्रेशर डेवलप करता है, इसे हम बोलते हैं CSF प्रेशर। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ विस्कोसिटी, क्योंकि ये जो विस्कोसिटी है जितनी ज़्यादा होगी ब्लड का फ्लो वैसे ही उतना कम होता है, क्योंकि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा लगने लगता है। तभी आप देखो, आप पानी को बहाओ वो ईजिली बह जाएगा, क्योंकि विस्कस नहीं है, रेजिस्टेंस कम है। वहीं आप कोई गाढ़ी चीज़ जैसे डामल होता है जो रोड में डलता है, उसको बहाओ वो नहीं बहेगा, क्योंकि विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा है। तो आगे देखते हैं अब हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मान लो एक पर्सन है जिसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर एज वेल एज अगर हम देखें CSF प्रेशर दोनों इंक्रीज हैं। जैसे ये दोनों प्रेशर इंक्रीज होंगे, ये क्या करते हैं? दे कंप्रेस दी सेरिब्रल ब्लड वेसल। जो भी आपकी सेरिब्रल ब्लड वेसल है, मान लो डायमीटर इतना ज़्यादा था, उन्हें कंप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो इनका डायमीटर अब पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जैसे ही डायमीटर कम हुआ, सिंपल सी बात है, ज़्यादा डायमीटर था, ज़्यादा ब्लड जा रहा था, जैसे नल का टैप होता है, आपने उसे घुमा दिया, कम कर दिया, अब कम ब्लड का फ्लो होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो डिक्रीज इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो। अब ये जो डिक्रीज हुआ है सेरिब्रल ब्लड फ्लो में, पूरे ब्रेन में हुआ है, और हमारे ब्रेन में ही हमने देखा था कि हमारे वैसोमोटर सेंटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, वैसोमोटर सेंटर में भी डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा, और इस वजह से हमारे जो वैसोमोटर सेंटर है ये स्टिमुलेट या फिर एक्टिवेट हो जाएगा। सो एक्टिवेशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर। अब इसका काम होगा, क्योंकि इसे पता चल गया कि हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम हो रहा, इसे इंक्रीज करवाना है। तो ये क्या करेगा? ये आपके पेरीफेरल सिस्टम पे है ना, जो पेरीफेरल ब्लड वेसल है, वहाँ का कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। जैसे ही वहाँ कंस्ट्रिक्शन होगा, हमारे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हमारा ये जो सर्कुलेशन था
सेरिब्रल सर्कुलेशन ये फिर से रीस्टोर हो जाएगा, मीन्स नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो पूरा रिफ्लेक्स है, इस रिफ्लेक्स को बोला जाता है कसिंग रिफ्लेक्स, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, खुद से होता है, इसे बोला जाता है कसिंग रिफ्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लेना, कसिंग रिफ्लेक्स, कि ये क्या होता है, या कसिंग मैकेनिज्म भी हम इसे बोल सकते हैं। जो मैंने पूरा फ्लो चार्ट में बता दिया ना, कि मान लो यहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया था, जैसे भी कंप्रेशन हुआ, अब तो ब्रेन सेल डेथ हो जाती, लेकिन नहीं, वहीं पर हमारा वैसोमोटर सेंटर एक्टिवेट हुआ, पेरीफेरल जो ब्लड वेसल थी उनमें वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज किया, फिर आपका जो ब्लड प्रेशर था उसे इंक्रीज करवाया और इस सर्कुलेशन को रीस्टोर करवाया। ये पूरा एक रिफ्लेक्स जिसे हम बोलते हैं कसिंग रिफ्लेक्स। इसके बाद अगर यहीं पर आप विस्कोसिटी को ऐड करो, जैसे मैंने बताया था ना कि विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, मीन्स ब्लड फ्लो उतना कम, और अगर विस्कोसिटी जितनी कम है जैसे कि पानी, तो ब्लड का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ केमिकल फैक्टर। फिर से वही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो किसी भी पर्सन में अगर ऑक्सीजन डिक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज है, CO2 होता है वैसोडाइलेटर, अगर स्पेसिफिकली ब्रेन में इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा, ये जो हमारी सेरिब्रल ब्लड वेसल है इनका डायमीटर और ज़्यादा इंक्रीज करवा देगा, और अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा नर्वस फैक्टर भी है, नॉर्मली इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन है ना, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन, अगर उसमें इसका स्टिमुलेशन होता है या अगर ये एक्टिवेट होता है, सिंपल सी बात है क्या कॉज करेंगे, वैसो कंस्ट्रिक्शन, मीन्स ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, और अगर डायमीटर कम होता है तो सिंपल सी बात है जो ब्लड का फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा सेरिब्रल सर्कुलेशन, साथ ही साथ इसके फैक्टर चाहे ऑटो रेगुलेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर पर, CSF प्रेशर पर, विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा, फिर केमिकल फैक्टर्स और नर्वस फैक्टर। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ क्लिनिकल। इसमें अगर हम देखें तो स्पेशली अप्लाइड फिजियोलॉजी आप बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्ट्रोक, और स्ट्रोक को ही हम बोलते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़। इसे मैंने अलग से इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि मैंने इसे पैथोलॉजी में डिटेल में कवर कराया है। अब स्ट्रोक को सिंपल सी आप बोल सकते हो हार्ट अटैक, जैसे हार्ट में अटैक आता है ना, बिल्कुल सिमिलर टू ब्रेन का अटैक। अब ये क्यों होता है, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे इस ब्लड फ्लो की। मान लो हमारा जो सेरिब्रल वैस्कुलर ब्लड फ्लो ये रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ आर्टरी थी, बेसिलर आर्टरी हमने देखी थी इस तरीके से, उसी के बाद पूरा ये बना था सर्किल ऑफ ब्लिस। अगर इसी बेसिलर आर्टरी में यहाँ पर स्टॉपेज हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, यहाँ पर क्लॉट जम जाए और ब्लड आगे ना जा पाए, तब क्या होगा, ब्रेन की सेल मरने लगेंगी, और जैसे ही ब्रेन की सेल डेथ हो जाएंगी पूरा फंक्शन स्टॉप, एकदम से पर्सन ना कोई इंपल्स जनरेट हो रही, ना समझ पा रहा, सुन पा रहा, और पूरा सिस्टम भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन डेड है तो पूरी बॉडी डेड हो सकती है, इसी को बोलते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज। ये तो मैंने जनरल में बताया। अगर हाँ सिर्फ थोड़े पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुकती है तो कुछ फंक्शन अफेक्ट होते हैं। हो सकता है स्पेसिफिकली किसी को देखने में दिक्कत हो, किसी को सुनने में, किसी को समझने में, हेडेक, फीवर, ये चीज़ें कॉमन होती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई यहाँ पर रुक रही है स्पेसिफिकली ज़्यादा रीज़न में, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, पर्सन कोमा में भी जा सकता है। और ये क्यों होती है, ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड। और इस स्पेसिफिक शॉक को या स्ट्रोक को हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक, जो इस्चेमिया की वजह से डेवलप हुआ ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। एक और होता है हेमरेजिक, जो हेमरेज होने की वजह से होता है। तो ये था हमारा सेरिब्रल ब्लड फ्लो। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।